वेलकम बैक गाइस, कैसे हो आप सब लोग। एंड आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, स्टोरी के स्टार्टिंग में एक आदमी जोर से चिल्लाते हुए कह रहा था, मैंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि मैं उससे बहुत ज़्यादा प्यार करता था। और उसकी बात सुनकर आसपास के लोग बोल रहे थे, ओ माय गॉड, हमने तो ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इसके जैसे कोई आदमी बैंक्वेट में रखा होगा। और वो आदमी तो चिल्लाते हुए कह रहा था कि मौत भी मुझे प्रिंसेस के बारे में सोचने से रोक नहीं सकती। और सीन शिफ्ट होता है जहाँ पर लोग आपस में गॉसिप करते हुए कह रहे थे, हे भगवान, मैंने सुना है कि प्रिंसेस की हालत वो बहुत ज़्यादा गंभीर है। और तभी प्रिंसेस के पास उसकी मेढक कहती है, योर हाइनेस, जिस व्यक्ति ने आपको जहर देने की कोशिश की थी उसे पकड़ लिया गया है और आज उसका एग्जीक्यूशन डे है। तो उसकी बात सुनकर प्रिंसेस कहती है, नहीं, मैं ठीक हूँ, इट्स ओके। और मनीमत कहती है कि उसने जैसा कहा था वैसा ही किया। और रजब को याद करते हुए कह रही थी, मैं उस दिन से 15 दिन के लिए शांत रही, हालांकि ऐसा करना ज़रूरी था ताकि मैं रजब के शक को दूर कर सकूं। और कल्प्रिट के पकड़ जाने की वजह से राज्यसभा में लोग आपस में ही बातें कर रहे थे, बहस कर रहे थे कि अरे मुझे यकीन नहीं हो रहा कि उसने इतना जल्दी कल्प्रिट को पकड़ लिया, हम उसे क्राउन प्रिंस क्यों नहीं मानते। तो कुछ लोग विरोध थे कि नहीं, उसे इतना जल्दी उत्तराधिकारी घोषित नहीं करना चाहिए। और उसका विरोध करने वाले लोग कह रहे थे, हम इतना जल्दी फैसला नहीं कर सकते, रिजर्व के कोशिशों की वजह से प्रिंस हेनरिक की पोजीशन में कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ रहा है। हमें रजब को सपोर्ट पाने से रोकना होगा, हमें कहीं और ध्यान लगाने की ज़रूरत है। हालांकि उसी समय प्रिंसेस कायना के बारे में एक आर्टिकल छपा और इसके साथ बेसब्र ड्यूक के गर्म सांसें और गर्म हो गई और प्रिंसेस की खूबसूरती के चर्चे और ज़्यादा गर्म पड़ गए। एक जहरीला गुलाब, वो खूबसूरती जो मौत को बुलाती है। और फिर सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कायना की मेट कायना से बोल रही होती है कि बहुत से नोबल लोग पहले से ही आपके कमिंग ऑफ एज सेरेमनी का इंतज़ार कर रहे हैं। योर हाइनेस, आपके फियांसे के बारे में ज़रूर एक्सपेक्ट कर रहे होंगे, तो क्या आपको नहीं लगता कि सर कैड्रे आपके लिए बेस्ट ऑप्शन होंगे। और अपनी मेट की बात सुनकर कायना बोलती है, वेल, और मनी मन सब कुछ समझने लगती है कि यहाँ पर बहुत सारे सर्वेंट्स मुझे देख रहे हैं, तो मेरा आंसर वो ज़रूर रजब के कानों तक जाएगा ही जाएगा। वॉइस रॉय ये नहीं चाहते, इसलिए शायद ये मुश्किल होगा और साथ ही साथ राजा के लिए भी। और इतना सब कुछ सोचकर वो अपनी मेट से बोलती है कि अगर सर कैड्रे मेरे फादर का सन इन लॉ यानी किंग के सन इन लॉ बन जाता है तो पावर स्ट्रक्चर में कोई प्रॉब्लम हो सकती है। और उसके बाद सुनकर उसकी मेड वो मन ही मन कहती है, मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि ये ऐसा कुछ कह रही है। यह तो एक खुला राज है कि सम्राट और ड्यूक कैड्रे के बीच उनके रिश्ते खराब हैं, लेकिन यह बात कोई नहीं जानता कि उनके बीच के रिश्ते इतने ज़्यादा खराब क्यों हैं। और इन्हीं सब सिचुएशन में कायना को सर रफेलियो से प्यार हो गया और इससे महाराज वो परेशान हो गए। और हम देखते हैं कि हमारी कायना ज़बरदस्ती रफेलियो के घर में घुसती है, उसका दरवाज़ा तोड़कर, और उसको ज़बरदस्ती खींचकर इम्पीरियल पैलेस पर लेकर आती है। अब बेचारा हमारा रफेलो वो बहुत परेशान होता है। और इतना सब कुछ सोचकर वो कायना से कहती है, लेकिन मुझे यकीन है कि वाइसराय ने आपकी सुनी होगी और उन्हें लगा होगा कि ये करना सही है। और उसके बाद सुनकर कायना वो मनी मन कहती है, नहीं, उसने ये मेरे लिए नहीं किया था, उसने कैड्रे को ह्यूमिलिएट करने के लिए ऐसा कुछ किया था। और फिर वो वहाँ से उतरते हुए कहती है, मुझे शर्म आ रही है कि मैं वाइसराय का मतलब जाने वगैरह इतनी जिद्दी रही और एक प्रिंसेस की तरह अच्छे से बिहेव ना करने के कारण मुझे अपनी की हुई गंदगी को खुद ही साफ करना होगा। और कहती है, जल्दी करो, मेरे ड्रेस रूम को ओपन करो। और वो दरवाज़ा खोलकर ड्रेस रूम में पहुंच जाती है। और फिर हमें आगे जाता है कि जल्द ही कायना के बड़े होने के समारोह में महल में एक दावत रखी जाएगी, क्योंकि ये बहुत लंबे समय से तैयार है, इसलिए उसे जितनी भी ड्रेसेस चाहिए वो पहले से ही तैयार हैं। सीन शिफ्ट होता है और हम वहाँ पे बहुत सारी लेडीज़ को देखते हैं जो कि कायना को कॉम्प्लीमेंट देते हुए कह रही थी, ओ माय गॉड, देखो तो ज़रा, तुम तो बिल्कुल एक गुड़िया की तरह लग रही हो, तुमने इस पर रोज़ेस पर कढ़ाई नहीं की है लेकिन फिर भी तुमने इसका अच्छे से इस्तेमाल किया है, तुम तो हमेशा की तरह ब्यूटीफुल हो और बैंक्वेट में एकमात्र ब्यूटीफुल लड़की, तुम्हारे जैसा खूबसूरत कोई नहीं। और उनकी बातें सुनकर वो हमारी कायना कहती है कि ये लोग तो हमेशा की तरह माउथ वाटरिंग कॉम्प्लीमेंट्स दे रही हैं, जैसे कितनी स्किलफुल हैं और नेचुरल तरीके से बोल रही हैं। और शायद ये सारे वर्ड्स वही हैं जो कायना को बहुत ज़्यादा पसंद हैं, कायना के फेवरेट कॉम्प्लीमेंट्स। और इतने सारे कॉम्प्लीमेंट्स होने के बाद भी जब कायना जवाब नहीं देती है तो उसकी एक मेड जो कि वहाँ पर दूर किनारे में खड़ी होती है वो मनी मन कहती है कि ये उन तारीफ़ों का भी जवाब नहीं दे रही जिसे वो नॉर्मली बहुत पसंद करती है। और वो कहती है, जहर पीने के बाद से वह पूरी तरीके से चेंज हो गई है और लगता है कि यह बदलाव सिर्फ मैं ही नोटिस कर पा रही हूँ और सबको यह बदलाव तो काफ़ी ज़्यादा पसंद आ रहा है कि वह पहले से अच्छी हो गई है। लेकिन मुझे अभी भी ऐसा नहीं लगता कि ये सारी चीज़ें इतनी भी सिंपल हैं।
और उसको इतनी गहरी सोच में डूबे हुए कायना भी नोटिस कर लेती है और उसको देखकर मनी मन कहती है उस लड़की का नाम वेरा था। वह तेज और चालाक लड़की है और वह काफ़ी एम्बिशियस भी है। इन सभी नौकरानियों में सिर्फ वही एक काबिल नौकरानी है। इंपीरियल पैलेस में जितनी भी नौकरानियां हैं वो रजब द्वारा हायर की गई हैं और जितनी भी नौकरानियां अगर इंपीरियल प्रिंसेस को खुश करना चाहती हैं तो वह मुझसे कूल दिखने के लिए अपना मुंह मोड़ लेंगी। और इतना सोचकर हमारी कायना मुस्कुराने लगती है और मनी मन कहती है कि मैं तुम्हें एक मौका दूंगी वेरा, तुम अपना समय लो और सोचो कि मैं तुम्हारी राजकुमारी बनने के लायक हूँ या नहीं। बिना रुकावट की ज़िंदगी जीने के लिए मुझे अपनी तरफ और लोगों की ज़रूरत है, फिर चाहे वो इंसान हो, सामान हो या फिर ताकत। अपनी पूरी ज़िंदगी पिंजरे में जीने के बाद मेरे पास कुछ भी नहीं था। मैं बस इस पूरे समय एक कठपुतली की तरह जी रही हूँ। मैंने कभी नहीं सोचा कि मेरे हाथों में जो ताकत है वह किसकी है। बस एक पल के लिए मैंने सोचा था कि यह सब कुछ मेरा है। लेकिन अब मैंने बहुत कुछ सीख लिया है और अब मैं उस भ्रम में और जीना जारी नहीं रख सकती। और अब दोबारा से मुझे कोई भी गलती करने का इरादा नहीं है और अब से मैं सिर्फ और सिर्फ खुद के लिए जीऊँगी। और फिर बड़े ही नज़ाकत से कहती है, तैयार हो जाओ, मैं सम्राट से मिलने जा रही हूँ। सीन शिफ्ट होता है और हम सम्राट को देखते हैं जो कि अपने बेड पर होते हैं और कहते हैं यह तो बहुत बड़ी बात है कि आप पहले मुझसे मिलने आए। और सम्राट की बात सुनकर प्रिंसेस कहती है, हिज मैजेस्टी, हाल ही में मैंने बहुत सारी परेशानियां खड़ी की हैं, इसलिए मैं आपके बारे में बहुत चिंतित हूँ और प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए इन सब चीज़ों के लिए। और कहती है जहर देने के मामले में रिजर्व ध्यान रखेगा। और मन ही मन कहती है कि इस मामले में मैं रिजर्व को सस्पिशियस नहीं लगने दे सकती। और हम देखते हैं उसकी बात सुनकर सम्राट वो थोड़ा परेशान होता है और कायना वो उसको देखते हुए मनी कह रही होती है, एक जवान और भोली बेटी और एक पिता जो उसे दयनीय मानता है। ये तो स्वाभाविक है कि दोनों के बीच दूरियां तो बढ़ेंगी ही। साइना ये सब सोच रही थी कि तभी सम्राट बोल पड़ता है, लेकिन यह तो साफ है कि उसे जहर देने वाला व्यक्ति और कोई नहीं रजफ ही है। और वो कहता है सोचकर कि अगर आपको कल्प्रिट को पकड़ने में कोई मदद चाहिए तो मैं आपको मदद कर सकता हूँ। और उसकी बात सुनकर कायना उसके हाथ को पकड़ते हुए कहती है कि यह कोई ज़रूरी मामला नहीं है, इसलिए मैंने सोचा कि यही अच्छा तरीका होगा और मैं आपके लिए घटिया बेटी थी, इसलिए ये बड़ा मौका होगा कि मैं अपने आप को सुधार सकूं। और मुस्कुराते हुए कहती है कि रजफ अभी भी एक बच्चा है, कृपया उसके साथ नरमी बरतें। फिर क्या था फ्रेंड्स, कायना के इतना कहने की देरी थी और राजा को पता चल जाता है। वह कहता है मनी मन कि वह यह ऐसी बातें कहती है जबकि उसे पता है कि रजफ एक असल दोषी है, जब मतलब कि यह अफवाह सच थी कि वह काफ़ी बदल गई है। और इतना सोचकर वो कहता है बहुत बढ़िया, लोग कहते हैं कि राजा का बच्चा बड़ी प्लेट लेकर पैदा होता है, तो आप अवार्ड के हकदार हैं, तो चलिए देखते हैं। और हाँ, तुम्हारी कमिंग ऑफ एज सेरेमनी जल्द ही आने वाली है जिसे हम सेलिब्रेट करेंगे, तो समय आ गया है कि मैं जल्द ही तुम्हारे लिए एक सूटर ढूंढूं। और राजा की बातें सुनकर जो कायना होती है वो मनी मन कहती है कि ये तो स्वाभाविक है कि मैंने सबसे पहले राफेल की तस्वीर बनाई, लेकिन उसके साथ रहना यह मेरी किस्मत में नहीं है और वो सब उसकी नोबल पावर के लिए कर रहे हैं, तो क्या कोई और पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं। और जैसे ही सम्राट से कायना ने ये कहा कि क्या कोई और भी पॉसिबिलिटीज़ हैं, तो सम्राट ने कहा कि आप काफ़ी लंबे समय से राफेल को चेस कर रहे हैं, तो क्या आप और किसी के साथ ठीक रहेंगी। तो प्रिंसेस कहती है कि मैं जैसे प्रिंसेस के लिए बहाना बनाने का और इमोशंस में बहने का कोई बहाना नहीं है, आप जिससे चाहें मैं उससे शादी कर लूँगी। और कायना की बात सुनकर सम्राट मन ही मन खुश होते हुए कहते हैं कि वह एक इज्जतदार और विनम्र लड़की बन चुकी है। और फिर वो कहते हैं कि तुम मेरे लिए एक सरप्राइजिंग इंसान बन चुकी हो। और फिर वो आगे कहते हैं कि एक राजकुमारी का पति ऐसा नहीं है जैसे हम ऐसे ही लापरवाही से चुन ले, हम थोड़ा समय लेंगे। और सम्राट की बात सुनकर कायना कहती है यस योर मैजेस्टी, और अब मैं यहाँ से चलती हूँ। और कायना के जाने के बाद सम्राट अपने बटलर से कहते हैं तो फाइनली उसे होश आ गया, वह उस कायना से अलग है जिसे मैं जानता था और जिस पर मुझे दया आती थी। मैंने कभी नहीं सोचा था कि वह अपने भाई का बचाव करने के लिए इतनी समझदार हो जाएगी। और हम देखते हैं कायना को जो सम्राट के रूम से बाहर निकल चुकी थी। और कायना के जाते जाते सम्राट अब भी कह रहे होते हैं मैं तो और भी ज़्यादा उससे इम्प्रेस्ड हूँ कि उन्होंने सबसे पहले शादी का सब्जेक्ट इंक्लूड किया। तो क्या इसका मतलब अब ये है कि कायना अब राफेल से और ज़्यादा प्यार नहीं करती। और हम देखते हैं सम्राट की बात खत्म होने के साथ साथ कायना और राफेल आमने सामने होते हैं। तो फाइनली हमारे मेन लीड की एंट्री हो ही गई।
और राफेल को देखकर कायना हमें बताती है राफेल काड्रे, जिसके काले बाल, चमकीली आंखें हैं, एक आम रईस आदमी, वो भी कैड्रे ब्लड लाइन से। उनका सख्त ठंडा व्यवहार हमेशा लेडीज का दिल जीतने के लिए काफ़ी होता था। इसमें कायना का दिल भी शामिल है। और हम राफेल को देखते हैं, जो कि कायना के सामने अपने सिर को झुकाते हुए बोल रहा था कि मैं राफेल काड्रे प्रिंसेस के सामने अपना सिर झुकाता हूँ। और राफेल को देखकर कायना मन ही मन सिर्फ एक ही बात सोचती है कि कोई भी उसे देखकर फिदा हो जाएगा, मेरे अतीत पर भी। और इतना सोचकर वो राफेल से कहती है, आप खड़े हो सकते हैं, काफ़ी समय हो गया है सर कैड्रे। और सर कैड्रे, वो भी हमारी कायना के मुंह से ये सुनकर राफेल कहता है, क्या सर कैड्रे वो हमेशा की तरह मुझे मेरे निकनेम रफ़ी से नहीं बुलाएगी? और उसको ऐसा सोचते हुए देखकर प्रिंसेस यानी हमारी कायना वो कहती है, क्या आप यहाँ पर महाराज से मिलने के लिए आए हैं? और उसकी बात सुनकर हमारा राफेल वो कहता है, हाँ मैं उनसे यहाँ पहले ही मिलने के लिए आया था, लेकिन हिज मैजेस्टी वो नैप लेने में बिजी थे। और प्रिंसेस की ये सारी बातें सुनकर वहाँ के जितने भी लोग खड़े थे आसपास में विस्पर करने लगते हैं कि ज़रा देखो तो प्रिंसेस अपने क्वार्टर को छोड़ चुकी है, और ये तो सर्टेन है कि उसने अभी अभी ड्यूक को इग्नोर किया है। और उन सारी लोगों की बातें सुनकर और कैड्रे की बातें सुनकर जो कायना होती है वो मनी मन कह रही होती है, क्या राजा किसी से मिलने के लिए तैयार नहीं है? लेकिन अब जब मैं उसके रूम से बाहर आ चुकी हूँ। लेकिन तभी वहाँ पर जो सैनिक खड़ा था वो कहता है, आप सब लोग राजा के चैम्बर में ही हैं, इसलिए अपनी आवाज़ ऊंची ना करें। और उस सैनिक की बात सुनकर सर कैड्रे यानी कि राफेल वो अपने सिर को झुकाते हुए कहता है, ऐसा लगता है कि महाराज आराम कर रहे हैं, तो मैं फिर किसी और दिन आ जाऊँगा। इतना कहकर वो वहाँ से जाने ही लगता है कि तभी हमारी कायना उसके पास से गुजरती है और कहती है कि मुझे पता है कि आप हिज मैजेस्टी से क्यों मिलना चाहते हैं, मुझे इसका कारण पता है। और ये सुनकर काड्रे यानी कि राफेल वो तो शॉक हो जाता है और मन ही मन कहता है, क्या कायना जानती है कि मैं हिज मैजेस्टी यानी एम्परर से क्यों मिलना चाहता था? और वो इतना सोच ही रहा था कि तभी कायना कहती है, मुझे लगता है कि मैं इसमें आपकी कुछ मदद कर सकती हूँ। हम बहुत समय से एक दूसरे से नहीं मिले हैं, तो क्यों ना हम एक कप चाय पिए बैठ करके। और कायना की बात सुनकर तो राफेल वो बहुत ज़्यादा शॉक था कि कायना ये सब कैसे जानती है। और मन ही मन कहता है, वो कैसे जानती है कि मैं अपने परिवार के शादी के दबाव को ख़त्म करने के लिए, उसके अनुरोध से बचने के लिए एम्परर से बात करना चाहता हूँ, उनकी मदद चाहता हूँ। और उसको ऐसे सोचते हुए देखकर हमारी कायना वो तो मुस्कुराते हुए कहती है, कैसा लगा सर कैड्रे, हमने जस्ट अभी अभी अच्छी चाय पी है। और कायना की बात सुनकर राफेल वो मन ही मन कहता है, लेकिन कायना इसमें मेरी मदद कैसे कर सकती है? लेकिन ये वो राजकुमारी तो नहीं है जो कि हमेशा मेरा ध्यान खींचने के लिए मुझसे फालतू की बातें करती रहती है। इसका रवैया तो बिल्कुल एक नेगोशिएटर या फिर साजिश करने वाले जैसा लगता है। और तो और खासकर वो आंखें, ऐसा लगता है जैसे कि वो सब कुछ जानती हैं। और वो मन ही मन कहता है, इंटरेस्टिंग, मुझे लगता है कि यह सुनने लायक है। और वो इतना सोचकर हमारी कायना से कहता है, तो आपके इनविटेशन के लिए शुक्रिया माय प्रिंसेस। और हम देखते हैं हमारी कायना वो उसकी बात सुनकर मुस्कुरा देती है। और हम देखते हैं कि अब कायना और राफेल दोनों वहाँ से निकल जाते हैं। और नेक्स्ट सीन में हम राफेल को वहाँ पर कायना का इंतज़ार करते हुए देख होता है। और उसको ऐसे इंतज़ार करते हुए देखकर वहाँ पे जितने भी लोग थे वो गॉसिप करते हुए कहते हैं, क्या सच में ड्यूक राफेल इंपीरियल पैलेस आए थे और वो अभी भी डिग्निफाइड है? और यहाँ से सीन कायना पर शिफ्ट होते हैं, जहाँ पे सारी मेट्स आपस में ही गॉसिप कर रही होती हैं, अरे उन्हें मिले हुए प्रिंसेस से कितना लंबा समय हो गया है, चलो सबसे फैंसी ड्रेस और शूज़ हम लेते हैं। और उनकी बातें सुनकर हमारी कायना उन्हें रोकते हुए कहती है, हे रुको, मेरी बात सुनो तुम लोग, समझे कि नहीं? यहाँ पर मुझे ज़रा भी ड्रेसअप होने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए जाओ और जाके कुछ कंफर्टेबल क्लॉथ्स लेकर आओ। और नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कायना को जो राफेल के पास आती है और राफेल देखता है और वो देखकर तो शॉक हो जाता है और कहता है कि जब भी मैं उसे हमेशा पहले मिला करता था तब वह बहुत ही ज़्यादा फैंसी ड्रेसेस पहनती थी, लेकिन अभी वह बहुत ही विनम्र तरीके से दिखाई दी है। और वो बहुत शौक होता है। और हम देखते हैं हमारी कायना वो बहुत ही ज़्यादा प्रिटी लग रही होती है और वो कहती है बड़ी ही नज़ाकत के साथ कि सर कैड्रे, आपको इंतज़ार करवाने के लिए मुझे माफ़ कर दीजिए। और वो बड़ी ही खूबसूरत लग रही होती है और उसको ऐसे देखकर सर कैड्रे की तो बोलती ही बंद हो जाती है और वो मन ही मन कहता है, और
कि वह हमेशा की तरह सस्ती सवरती या चुलबुली नहीं थी। क्या कायना ने कभी खुद को इतना खूबसूरत और इज्जतदार महसूस किया है? और फिर वो कहता है कि इट्स ओके योर हाइनेस, और मनी मन कहता है ये मेरा बिजनेस नहीं है कि मैं इस बारे में सोचूं। तब राफेल की बात सुनकर कायना वहीं पर बैठते हुए कहती है ऑल राइट, तो फिर चलिए अब हम आपके मैरिज के बारे में बात करते हैं। और उसकी बात सुनकर जो हमारा राफेल होता है वो कहता है तो फिर मुझे आप ये बताइए कि आपको मेरी शादी के बारे में बातचीत हो रही है, ये चीज़ कैसे पता चली? उसकी बात सुनकर कायना कहती है अरे अरे, ये इतना भी मुश्किल नहीं था। आप अंपायर के सबसे बड़े मिलिट्री घराने के वारिस जो हैं, और वो भी इंपीरियल परिवार के बाद, यानी इसका मतलब आप समझ रहे हैं ना। और फिर वो बड़ी भोली सी शक्ल बनाकर कहती है लेकिन मैंने यहाँ पर एक चीज़ नोटिस की है कि आप शादी करने से बहुत ज़्यादा हिचकिचा रहे हैं लॉर्ड रफेलो। हालांकि ये सिर्फ मेरा अपना अंदाज़ा है। और हंसने लगती है। और फिर वो इतना कहने के बाद उसे देखते हुए मनी मन कहने लगती है कि उसे यह बिल्कुल भी पता नहीं चलना चाहिए कि मुझे उसके डर यानी कि मीज़ोफोबिया के बारे में पता है, यानी कि गंदगी या गंदगी से होने वाला ज़्यादा डर। यह सिर्फ एक ऐसा चीज़ है जो कि ओरिजिनल नोवेल में उसके सबसे करीबी सहयोगी ही जानते थे। और फिर इतना सोचकर वो फिर से रफेलो से कहती है कि अपने जागीरदारों के द्वारा दुख के रूप में पहचाने जाने का सबसे अच्छा तरीका शादी, या फिर शादी से भी कोई और अच्छी चीज़ जिससे कि आप अपनी एबिलिटी को प्रूव कर सके। और उसकी ये बात रफेलो बड़े ही ध्यान से सुन रहा होता है। और फिर वो आगे बताते हुए कहती है क्या तुम यहाँ पर एम्परर से मिलिट्री प्रिविलेज लेने के लिए नहीं आए हो और अपनी एबिलिटीज़ को प्रूव करने के लिए? ये सुनकर तो रफेलो फ्रीज हो जाता है कि ये बातें कायना को कैसे पता चल गई। बेचारा शौक। और उसको ऐसे शौक देखकर हमारी कायना वो मनी मन हमें बताती है कि राफेलो के पेरेंट्स वो अभी तलाक के बीच में हैं। और उसके फादर यानी कि लियो फ्रांसिस, जिन्हें कैटरे हाउस में गोद लिया गया था, उन्होंने बहुत समय पहले अडल्ट्री की थी। और उनकी इस हरकत की वजह से राफेलो की मदर ने उन्हें यानी कि अपने हस्बैंड को अपने बेटे के बड़े होने के बाद एक्सपेल करने का प्लान किया था, क्योंकि उसे विरासत में प्रिविलेज तो मिली जाएगी। लेकिन एक प्रॉब्लम खड़ी हो गई। एक बार यह अफवाह फैलने लग गई कि राफेलो की सेक्सुअल इंक्लिनेशन थी, जिसकी वजह से हायर पैदा नहीं हो सकता। उनके वसल्स वो राजी नहीं हुए। अपने इन 23 सालों में उसने कभी भी किसी औरत का हाथ तक नहीं पकड़ा था। और तो और ऐसी रूमर सुनने के बाद ये बात तो ऑब्वियस है कि लोग इन सभी चीज़ों को सुनकर अटकलें तो लगाएंगे ही, और लोगों ने शुरू भी कर दिया अटकलें लगाना। हालांकि सच तो यह था कि वह मीज़ोफोबिया के गंभीर रूप से गुजर रहा है। उसे न तो किसी के प्रति अटैचमेंट या फिर स्नेह बिल्कुल भी महसूस नहीं होता। वह किसी से भी मिलना जुलना पसंद नहीं करता। उसे यह सब बहुत बुरा लगता है। हालांकि सच में ये एक ऐसी प्रॉब्लम थी जिसने उन्हें साइकोलॉजिकली प्रभावित किया। हालांकि उसकी माँ को इस बारे में कुछ भी नहीं पता था और ना ही कोई जरिया था, और वह बेसब्री से अपने बेटे की शादी करवाने में लगी हुई थी। और राफेलो उस डरावनी शादी में झुकने की बजाय लगातार यह कोशिश करने में लगा हुआ था कि ताकि उसे किसी भी तरीके से ड्यूक अपॉइंट कर दिया जाए। और वो मनी मन सोच ही रही होती है कि तभी राफेलो उसकी बातें सुना हुआ था, और वो सोचने के बाद कहता है मुझे हैरानी है कि आपको इन सब चीज़ों के बारे में पता है और आप सही हैं, लेकिन मैं आज महाराज से नहीं मिल पाया। और उसकी बात सुनकर हमारी कायना कहती है इनकी ज़रूरत नहीं है, मैं आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकती हूँ। और उसकी बात सुनकर जो हमारा राफेल होता है वो ज़्यादा शॉक हो जाता है और कहता है कि आखिरकार योर हाइनेस मेरी शादी की प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर सकती हैं। और उसकी बात सुनकर जो कायना होती है वो मुस्कुराते हुए कहती है ज़रा 1 मिनट रुकिए। और फिर अपने मेड को बुलाते हुए कहती है क्या मैंने तुमसे जो भी चीज़ मंगाई है उनको लेकर आ सकती हो? तो उसकी बात सुनकर उसकी मेड उसके सामने बुक करते हुए कहती है यस योर हाइनेस। और फिर वो कहती है कि और लॉर्ड राफेलो के लिए ट्री लेकर आना, वो भी स्ट्रॉन्ग वाली स्पेशली, जिसमें हम साथ में मिल्क और शुगर भी ऐड कर सकें, ठीक है ना? और यह सुनकर राफेलो को कुछ समझ नहीं आ रहा होता। वो बहुत ज़्यादा शौक में होता है। और हम देखते हैं उसके लुक देखकर हमारी कायना वो बहुत ज़्यादा मुस्कुरा रही होती है, और राफेलो उसको ऐसा देख रहा होता है कि मुझे एक्सप्लेन करो सब के सब अभी के अभी। और हम देखते हैं कायना वो तो मुस्कुरा रही होती है और कहती है यह एक खास चाय है जिसे मैं अक्सर पीती हूँ, और जब मैं बहुत बिजी होती हूँ और खाना नहीं खा पाती तब मैं अपनी भूख मिटाने के लिए इसे पीती हूँ। और इतना कहकर वो राफेलो को चाय ऑफर करते हुए कहती है कि मुझे खुद भी इसका स्वाद बहुत ज़्यादा पसंद है, क्या आप भी इसे ट्राई करना चाहेंगे? तब राफेलो ने चाय ले ली थी और उस चाय को पीते हुए मनी मन कहता है राजकुमारी हमेशा अपनी पसंद के अनुसार मेरे लिए तोहफे तैयार करती हैं, शायद यह चाय भी उनमें से एक ही है।
और तो और चाय में दूध, इसके बारे में तो पहले कभी नहीं सुना। अगर मैं ऐसे थूकूं नहीं तो मुझे थोड़ा राहत मिलेगी। लेकिन उस दूध वाली चाय का एक सिप लेने के बाद ही हमारा राफेलो वो तो शॉक हो जाता है और हम देखते हैं उसको ऐसा शॉक हुआ देखकर शाइना यानी कि कायना वो मुस्कुराते हुए देख रही होती है और कहती है, क्या हुआ, क्या ये आपको पसंद आया, आपके टेस्ट का है ना। और हम देखते हैं राफेलो कहता है, हाँ ये बहुत ज़्यादा डिलीशियस है। और उसके बाद सुनकर जो हमारी कायना होती है वो कहती है, मुझे खुशी है कि आपको पसंद आया क्योंकि यह मेरे पसंद अनुसार बनाया गया था। और उसके बाद सुनकर राफेलो वो कहता है, हाँ मैं इसे दोबारा पीना ज़रूर पसंद करूँगा, पूछना कोई बड़ी बात तो नहीं होगी। और उसकी बात सुनकर कायना कहती है, आपको यह इतना पसंद आया, मुझे यह बात सुनकर बहुत ज़्यादा खुशी हुई। तो आप ज़्यादा बुरा ना माने, आपके जाने से पहले मैं आपको उसकी रेसिपी दे दूँगी। और उसकी बात सुनकर राफेलो कहता है, थैंक यू योर हाइनेस। और उस चाय को पीने के बाद से ही राफेलो वो तो मन ही मन कहता है, ये अनफेमिलियर फीलिंग, इसका मैं क्या करूं। और वो कहता है कि मुझे ऐसा फील हो रहा है कि पहली बार ऐसा है जिससे मैंने इतना स्ट्रांगली पसंद किया है। और वो ऐसा सोच ही रहा था कि तभी कायना बोल पड़ती है, तो अब तो लॉर्ड राफेलो हमने आपकी भूख का ध्यान रख लिया है, जब आप काम करते हुए भूखे रहे होंगे। और फिर वो हंसते हुए कहती है, हे तो चलिए अब हम आपके मैरिज कैंडिडेट्स के बारे में बात करते हैं। और फिर सीन शिफ्ट हो जाता है और हम एक बड़ा ही आलिशान मैनर देखते हैं। और वहाँ तभी ये राफेलो आता है और एक लेडी बोलती है कि तुम लेट हो, मैं तुम्हारा काफ़ी लंबे समय से वेट कर रही थी माय डियर सन। और ये राफेलो की मदर होती है। और अपनी मदर की बात सुनकर राफेलो वो कहता है कि मैंने तो एक्सपेक्ट किया था कि आप अभी भी वेस्टर्न डची में होंगी, आप यहाँ कैपिटल में क्या करने के लिए आई हैं। मदर बताइए। और राफेलो की बात सुनकर उसकी मदर बोलती है, हमेशा की तरह ठंडे दिल वाले, क्या तुम अब अपनी माँ को एक कप चाय भी नहीं दोगे। और उसकी बात सुनकर राफेलो वो तो अपने सर पर हाथ ही रख लेता है, कहता है एक सिंपल रिफ्रेशमेंट के लिए टी लेते आओ, और हाँ रुको ज़रा, और एक स्ट्रॉन्ग टी भी बनाना, साथ में मिल्क और शुगर भी लेते आना। उसकी बात सुनकर वो मेड कहती है, यस मास्टर। और राफेलो की बात सुनकर उसकी मदर वो तो हैरान होती है और वो कहती हैं, क्या मिल्क, क्या तुम्हारा हमेशा से ऐसा ही झुकाव था राफी। और उसकी बात सुनकर हमारा राफेलो कहता है, शायद आज से ही हो गया, पहले तो नहीं था। और राफेलो की बात सुनकर उसकी माँ को कुछ समझ तो आया नहीं होता और फिर वो अपना वही शादी का राग अलापने लगती है कि पत्नी के बिना यह जायदाद तो बर्बाद हो जाएगी, लोग क्या कहेंगे, ज़रा बताओ तो। और अपनी माँ की बात सुनकर राफेलो वो कहता है, तो क्या आप इसीलिए यहाँ पर आई हैं। उसकी बात सुनकर उसकी मदर कहती है, हाँ मैं बस तुमको आगे बढ़ते हुए देख नहीं पा रही थी ना। और फिर बिल्कुल टिपिकल एशियन पेरेंट्स की तरह उसकी मदर उसके सामने बहुत सारे मैरिज कैंडिडेट्स की फ़ोटो ला कर रख देती है और कहती है, ये सारे के सारे तुम्हारी मैरिज कैंडिडेट्स हैं। बेचारा राफेलो। और पहली लेडी होती है एवान काउंटरशिप की लेडी डॉलरस, वो एक रिमार्केबल पेंटिस्ट है और स्किल्ड एम्ब्रॉयडर है। और लेडी डॉलर्स के बारे में सुनकर हमारे कायना की बात याद आ जाती है राफेल को, जहाँ पर कायना ने उसे बताया था कि वो खून देखकर हमेशा ही बेहोश हो जाती है और मिलिट्री हाउस के मिस्ट्रेस के लिए ये बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है और वो बन भी नहीं पाएगी। और इससे भी कई अधिक हाउस ऑफ एवान वो तो दिवालिया होने के कगार पर है और मुझे तो लगता है कि लॉर्ड हेनरी जल्द ही उन्हें निगल जाएगा। और फिर दूसरी लेडी की बात होती है कि ब्रोकन बिस्काउंटशिप की लेडी रीटा, जिसे एक नाइट के तौर पर बड़ा किया गया है और ट्रेन किया गया है, वो क्वाइट सुटेबल है हमारे हाउस के लिए। लेकिन राफेलो को ये भी याद आता है कि लेडी रीटा के बारे में कान्हा ने उसे क्या बताया था कि उसमें समझदारी की और ज्ञान की बहुत ज़्यादा कमी है और इसलिए वह एक बड़े घराने को नहीं चला सकती। और इससे भी कई अधिक उसे एक हेरिडिटरी डिजीज़ है जिसे अभी तो लोगों से छुपा के रखा गया है डील पक्की करने के लिए, लेकिन जल्द ही यह सीक्रेट उजागर हो जाएगा और सारी सोसाइटी को इस बारे में पता चल जाएगा। और लास्ट, ग्रेस बिस्काउंटशिप की लेडी ओलिविया, आपको तो इससे परिचित होना चाहिए। इस लड़की को हमारा हाउस स्पॉन्सर करता है और तो और वह एक होशियार और विचारशील यंग वुमन है। और लेडी ओलिविया की बात सुनकर राफेलो को फिर से कायना की बात याद आ जाती है कि कायना ने उससे क्या कहा था कि जब उसने पूछा था कि क्या आप मुझे लेडी ओलिविया के एक पोटेंशियल ब्राइड के रूप में रिकमेंड कर रही हैं, तो उसके बाद सुनकर हमारी कायना ने कहा था, हाँ वो एक फ्लॉलेस ब्यूटीफुल और टेनेशियस ग्रेट वाइफ बनेगी, मतलब कि वो एक बहादुर पत्नी बनेगी। और उसकी बात सुनकर राफेलो मनी मन कहता है, लेकिन इसका मतलब तो ये हुआ कि मेरा लेडी ओलिविया के साथ यूनियन प्रिंसेस को कुछ ना कुछ तो फ़ायदा दिलाएगा ही दिलाएगा। वो यही सब सोचा था, तभी हमारी कान्हा ने उससे कहा था, और तो और मैं आशा करती हूँ कि आप ये नहीं भूलेंगे कि मैंने आपके यूनियन में एक एजेंट के रूप पर एक्ट किया है।
और कायना की बात सुनकर राफेलो वो तो मन ही मन सोचे जा रहा होता है, लेकिन ओलिविया से शादी करने से मेरे को और क्या बोलते हैं प्रिंसेस को क्या ही बेनिफिट हो सकता है। और हम देखते हैं जो हमारी प्रिंसेस होती है वो तो मुस्कुराई जा रही होती है और वो उसकी तरफ देखे जा रहा होता है और मन ही मन सोच जा रहा होता है कि लेकिन ये बात तो बिल्कुल इम्पॉसिबल है कि माँ और राजकुमारी पहले से ही इस बारे में बात कर पाएँ। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि मुझ पर जादू किया जा रहा है। और सीन प्रेजेंट में आता है जहाँ पर राफेलो अभी भी कह रहा होता है लॉजिकली देखा जाए तो माँ तो सही कह रही हैं कि अकेले घर चलाना मतलब कि बहुत ज़्यादा काम होगा, लेकिन मैंने कभी भी किसी से भी प्यार के दो शब्द नहीं बोले और ना ही किसी को स्वीटली टच किया है। और इतना सोचकर वो अपनी माता से कहता है कि मदर मैंने आपसे कितनी बार कहा है कि मैं मैरिज में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ। और उसकी आवाज़ सुनकर उसकी मदर गुस्सा हो जाती है और वो कहती है नॉनसेंस, ये मैरिज तो हमारे घर के लिए हो रही है और ये कोई ऐसा वैसा मैटर नहीं है जिसे कि तुम खुद से डिसाइड कर लो, समझे। और अपनी मदर की बात सुनकर जो राफेलो होता है वो फिर से मन ही मन कहता है कि मुझे नहीं पता कि उसने इतने सही समय पर मेरी शादी की बात आखिरकार क्यों उठाई और वो उस टाइम पर मुझे बताते वक्त इस बारे में आखिरकार सोच क्या रही थी। मुझे फिर से प्रिंसेस से दोबारा मिलना ही होगा। सो हमारा आज का एपिसोड यहीं पर एंड होता है। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना और चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब करना और कमेंट में बताना कि एक्सप्लेनेशन कैसे लगी और मनवा पसंद आई कि नहीं आई। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।